गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं सुनीता खरे हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा है आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे। बच्चों, व्याकरण पुस्तक में हमारा पहला अध्याय कंप्लीट हो चुका है और अब हम दूसरे अध्याय को शुरू करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है वर्ण विचार। इसका टॉपिक है वर्ण विचार। वर्ण विचार को हमने हाल ही में पिछले चैप्टर में ख़त्म किया है। वो था हमारे व्याकरण के भेद के अंदर, यानी कि व्याकरण के कौन कौन से भेद होते हैं, जिसमें हमने सबसे पहला भेद पढ़ा था वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो उसमें उसे चैप्टर में हमने व्याकरण के अंतर्गत जिस टॉपिक को लिया था उसमें हमने वर्ण विचार की संक्षिप्त में चर्चा की थी। लेकिन आज यहाँ पे हमारा जो अध्याय दूसरा है उसका टॉपिक ही वर्ण विचार है, तो हम वर्ण विचार के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे इस अध्याय में। इसका मतलब यह है कि यह अध्याय हमारा सिर्फ वर्ण से संबंधित होगा कि वर्ण कहते किसे हैं, वर्ण के प्रकार कौन कौन से होते हैं और वर्णमाला क्या है। हम 3 टॉपिक पे इस पे बात करने वाले हैं, वर्ण के प्रकार और वर्णमाला। तो हम 3 विषयों पे लेके, यानी कि 3 टॉपिक को लेके आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण की, कि वर्ण क्या है और वर्ण कहते किसे हैं। वर्ण जिसे हम अक्षर या ध्वनि भी कहते हैं, ये हमने पिछले अध्याय में पढ़ लिया था कि वर्ण जिसे हम अक्षर या ध्वनि भी कहते हैं। ध्वनि का हमने रूप बताया था आपको कि वर्ण का ही रूप है, लेकिन ये मौखिक रूप है जिसे हम लिख नहीं सकते। ठीक है ना, मौखिक रूप है ध्वनि। और वर्ण या अक्षर ये लिखित रूप है, इसे हम लिखकर, यानी कि ये चिन्ह है जो हमारे मुखमंडल से, यानी कि इंसानों के मुंह से जो निकली हुई ध्वनि है उसे चिन्ह के रूप में जब अंकित किया गया तो वह वर्ण कहलाए। वर्ण क्या है? हमारे मुंह से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि जिसे चिन्ह के रूप में अंकित किया गया, वह है हमारे वर्ण, जिसे हम अक्षर या ध्वनि यानी कि साउंड भी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया था कि वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। हिंदी की शुरुआत कहाँ से होती है? वर्णों से होती है। यानी कि हिंदी की जो नींव है वो क्या है? वर्ण है। यानी कि हिंदी विषय को समझने के लिए, पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए? वर्णों का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। आप किसी भी चीज़ को समझ लीजिए, जब तक हमें उसका वेश अच्छी तरह से पता नहीं होगा, लर्न नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी, तब तक हम उसकी पूरी विषय के बारे में, यानी कि पूरे संपूर्ण विषय के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल नहीं कर पाएंगे। ना ही हम उस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और ना ही पढ़ पाएंगे। जिस तरह से आपने किसी पेड़ के बारे में समझा होगा कि पेड़ कैसे बनता है, कोई वृक्ष को अगर आप लगाना चाहते हैं तो वह कैसे बनेगा? सबसे पहले उसमें बीज होगा। बीज की जब जड़ें मजबूत हो जाएंगी, यानी कि बीज में जब जड़ें अंकुरित हो जाएंगी और वह अपनी पकड़ बना लेगी, तब उसका जो स्टेम होगा, यानी कि उसका जो तना होगा वो मजबूत होगा और तभी उसमें खूबसूरत वृक्ष बनेगा और फल और फूल होंगे। उसी प्रकार से ये हमारी हिंदी ही है। समझ लीजिए एक हिंदी भी है ना, वो हमारी वृक्ष की तरह है, जिसकी जड़ें कहाँ है? इन वर्णों में। यानी कि हिंदी की जो सबसे बड़ी जो जड़ है वो कहाँ है? अ आ इ ई। कौन सी जड़ है? अ आ इ ई उ ऊ। ये सब क्या है? ये वर्ण है और ये पेड़ की जड़ की तरह है। यानी कि जब ये मजबूत होंगे तब हमारा ये जो स्टेम है ना, यानी कि हमारा जो तना है वो बनेगा हमारा, क्या कहलाएगा? व्याकरण। क्या कहलाएगा? व्याकरण। यानी कि सबसे पहले हिंदी को समझने के लिए हमें जड़ों में
पकड़ बनानी पड़ेगी, यानी कि वर्णों को और मात्राओं को सीखना पड़ेगा। उसके बाद हम व्याकरण को मजबूत करेंगे, तभी हमारा ये हरा भरा जो वृक्ष है, इसमें हमारे पेड़ होंगे, ये बन जाएगा हमारा हिंदी। यानी कि हिंदी को खूबसूरत बनाने के लिए, हिंदी को हरा भरा और खूबसूरत बनाने के लिए हमें उसके पहले दो चीजों से गुजरना होगा। सब वो होगा वर्ण और उसके बाद है व्याकरण। जब हमारा वर्णों की हमें पूरी नॉलेज होगी, व्याकरण हमारी मजबूत होगी, तो हमारी हिंदी अपने आप ही खूबसूरत पढ़ने में, लिखने में और समझने में होगी। यानी कि हम हिंदी को उतनी ही खूबसूरती से, उतनी ही मजबूती से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे और उसे आगे जाके विस्तार कर पाएंगे। अतः हम कह सकते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। टुकड़े मीन्स वो इतनी छोटी ध्वनि है कि उसे और छोटा नहीं किया जा सकता है। तो वर्ण हमारे मुंह से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि है। ध्वनि इसलिए क्योंकि जो हम साउंड क्रिएट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने बोला म, च, न, जो भी हमारे मुंह से कुछ ना कुछ ध्वनि निकलती है। ध्वनि तो सभी में होती है, पशु पक्षियों की भी ध्वनि निकलती है, और जैसे जो निर्जीव चीज़ें हैं, जैसे पानी का बहना, नल का चलना, हवाओं का चलना, तो इन सभी में साउंड है। साउंड तो सभी में है, यानी कि आवाज़, ध्वनि सभी में है। तो जो हमारे मुंह से निकलने वाली, लेकिन हमारी वर्णमाला में, हमारी हिंदी भाषा में जो हमारे मतलब जो इंसानों के मुंह से जो ध्वनि निकली है, उसको जो चिन्ह के रूप में अंकित किया गया, वो कहलाए वर्ण। इसीलिए वर्ण को अक्षर और ध्वनि भी कहते हैं। अक्षर और वर्ण एक ही चीज़ है, ध्वनि मौखिक रूप है, यानी कि वर्ण का ही मौखिक रूप है ध्वनि, ठीक है ना। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं कि वर्ण का महत्व, वर्ण का क्या महत्व है। तो वर्ण का सबसे बड़ा महत्व यह है कि वर्ण भाषा की बुनियाद है। यानी कि मैंने आपको बताया कि वर्ण क्या है, हमारी हिंदी भाषा की जड़ है। यानी अगर हमें हिंदी को सीखना है, समझना है, पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें वर्णों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो बुनियाद यानी कि नींव जो है हिंदी की, वो क्या है, बेस जो है वो क्या है, वर्ण है। तो वर्ण भाषा की बुनियाद है। इन्हीं के माध्यम से, यानी कि इन्हीं के द्वारा क्या होता है, शब्दों का निर्माण होता है, और शब्दों के निर्माण के से ही हमारे वाक्य की रचना होती है, और जब वाक्य की रचना होती है तो हमारी संपूर्ण पुस्तक की रचना भी होती है। यानी कि जब हम वर्णों को सीख लेते हैं तो वर्णों के माध्यम से हम शब्द बनाना सीखते हैं, और उसी के माध्यम से हम वाक्य बनाना सीखते हैं, और जब वाक्य बनाना सीख जाते हैं तो हम क्या सीख जाते हैं, यानी कि एक पुस्तक पढ़ना और लिखना दोनों हम सीख जाते हैं। ये जो लेखक है जिन्होंने ये पुस्तक लिखी हुई है, उन्होंने भी तो सबसे पहले वर्ण ही सीखे होंगे। जैसे आपको कहते हैं कि इंग्लिश सीखनी है, तो इंग्लिश सीखने के लिए आपको सबसे पहले क्या सीखना होता है, सबसे पहले आप लेटर्स सीखते हैं ना, ABCD, पहले उनको पढ़ना सीखते हैं, फिर लिखना सीखते हैं, फिर स्मॉल लेटर बनाना सीखते हैं, उसके बाद फिर आप उनको ट्रांसलेट करना सीखते हैं, अल्फा पूरी तरह से वर्ड मीनिंग सीखते हैं। तो आप जब आप ये सारी चीज़ें सीख जाते तो आपको इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों चीज़ें आ जाती है। उसी प्रकार से ये अपनी हिंदी है। ओके, अब हम बात करते हैं वर्णमाला की। वर्ण के प्रकार, सेकंड नंबर पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ण के प्रकार, जिसकी चर्चा हम इसके बाद करेंगे। वर्ण के बाद हम बात करेंगे सबसे पहले वर्णमाला की, कि वर्णमाला क्या चीज है। ठीक है ना, वर्णमाला। तो वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण धन माला। क्या बन गया, वर्णमाला। अब सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं, इसे माला क्यों कहते हैं, कोई और नाम क्यों नहीं रखा। वर्ण के बारे में तो हमने जान लिया कि वर्ण क्या चीज है, लेकिन माला शब्द से क्यों इसे संबोधित किया गया है, माला ही क्यों की, कुछ और भी बोल सकते थे। तो आपने देखा होगा ये क्या है, हमारे फूल है ना, ये सब फूल है, ठीक है ना। ये फूल क्या है, अलग अलग बिखरे पड़े हुए हैं, लेकिन जब इनको हम एक धागे में पिरो देते हैं तो क्या बन जाता है, वो हमारी माला बन जाती है ना।
जब हम एक धागे में इनको पिरो देंगे तब ये क्या बन जाएगी, एक माला बन जाएगी। ठीक है ना। तो माला क्यों कैसे बन गई, क्योंकि सभी को एक साथ अच्छी तरह से ढंग से उसको बना दिया गया है। तो इसका भी मतलब यही है कि जो वर्ण हमारे इधर उधर बिखरे हैं, कहीं माँ पड़ा है, कभी ना लिखा हुआ है, कभी टा लिखा हुआ है, इनको जब हम एक व्यवस्थित रूप से लिख देते हैं, व्यवस्थित रूप से जब इनको हम क्रमबद्ध लिख देते हैं तो वो बन जाता है हमारा एक समूह, यानी कि ग्रुप, है ना। एक समूह, एक ग्रुप बन जाता है। जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट्स सभी अलग अलग बैठे होते हैं, सभी स्टूडेंट्स अलग अलग बैठे होते हैं, लेकिन जब उनके हम ग्रुप बनाते तब क्या करते हैं, 4 बच्चों का ग्रुप, 6 बच्चों का ग्रुप, 8 बच्चों का ग्रुप, तो वो एक समूह के रूप में यानी ग्रुप के रूप में बच्चों का स्टूडेंट्स ग्रुप बन जाता है। तो उसी तरह से जब हम वर्णों को एक साथ लिखते हैं व्यवस्थित ढंग से उनके क्रम के अनुसार, तो वो हमारा बन जाता है वर्णमाला, यानी कि वर्णमाला वर्णों का समूह, वर्णों का समूह जो एक व्यवस्थित ढंग से लिखा होता है क्रमबद्ध तरीके से, उसे हम कहते हैं वर्णमाला। जैसे आपने देखा होगा बचपन में, आपने छोटी क्लास में फर्स्ट सेकंड में भी आपने इसको रिवीजन किया होगा। अ आ इ ई उ ऊ, ये सब क्या है, ये वर्ण है, और ये क्रमबद्ध तरीके से जब लिखे होते हैं एक साथ अ से लेके य तक, तो वो कहलाते हैं हमारे वर्णमाला। ठीक है। अब आ जाते हैं वर्णों के प्रकार पर। वर्णों के प्रकार पे हमने वर्ण की चर्चा कर ली कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, इसकी भी चर्चा कर ली। अब हमारा दूसरा जो पॉइंट था वो थे वर्ण के प्रकार। तो वर्णों के प्रकार, तो हिंदी में जो वर्णों के प्रकार हैं वो कितने हैं, 2 हैं, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। ठीक है ना। तो हम वर्णों के बारे में पढ़ रहे हैं, ये पूरा हमारा जो चैप्टर है वो वर्ण से संबंधित है, तो हम पूरे वर्णों की चर्चा करेंगे इस टॉपिक में, इस अध्याय में। तो व्यंजन की बात हम बाद में करेंगे कि व्यंजन क्या है, कैसे है, कौन कौन से व्यंजन हैं, इनको निर्माण कैसे हुआ, इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है स्वर की, कि स्वर कौन से हैं और उनको स्वर क्यों कहते हैं, व्यंजन से वो अलग क्यों है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। और वर्ण कौन कौन से हैं, बात कर रहे हैं स्वर की, कि हिंदी में जो वर्ण होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं, स्वर और व्यंजन। व्यंजन की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। अभी आज हम सिर्फ स्वर की बात कर रहे हैं कि स्वर कितने होते हैं और उन्हें स्वर कहते किसे हैं। तो स्वर का मतलब ये है कि जब भी हम कोई साउंड क्रिएट करते हैं, यानी कि हमारे मुंह से जब भी कोई ध्वनि निकलती है तो वह बिना किसी रुकावट के इजीली बाहर निकलती है, यानी कि आसानी से बाहर निकलती है। जब हम कोई साउंड क्रिएट करते हैं तो उसमें कोई रुकावट नहीं होती है, ना ही हमें किसी और वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, यानी कि वो स्वतंत्र रूप से बिना किसी रुकावट के आसानी से इजीली जब बाहर निकलते हैं वो कहलाते हैं स्वर। मीनिंग हमारे गले से जब स्वर निकलते हैं, कितने स्वर हैं इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन जैसे अ इ ये सब क्या है, ये वर्ण है। तो वर्णों में जब जो स्वर हैं अ इ स्वर कितने हैं, मैं पहले बता ही देती हूँ स्वर कितने हैं, 11। कितने स्वर हैं हमारी हिंदी में, 11 हैं। वो कौन कौन से हैं, अ आ इ उ ऊ, ऋषि भी है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले इनकी बात चर्चा करेंगे जब हम स्वर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो अ आ इ उ ऊ ऋ ए ओ कौन कौन से हैं, अ इ उ ऊ ऋ ए ओ। इसको अभी हम एक बार बार नहीं बोलेंगे, अ इ उ ऊ ए ओ। इसकी चर्चा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये केवल संस्कृत वाले जो शब्द होते हैं उनमें
यूज होता है, ये हमारा स्वर है, इसकी मात्रा भी है, लेकिन इसको जो है वो जो संस्कृत से जो शब्द आए जिसे हम तत्सम शब्द भी बोलते हैं, उन शब्दों में इनको यूज किया जाता है। तो इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे, थोड़ी देर में करेंगे। पहले हम इनकी बात करते हैं कि अ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ, ये सब क्या है? स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हैं? 11 मीन्स 11। हमारे जो स्वर हैं वो कितने हैं? 11 हैं। ठीक है, तो स्वर इनको उच्चारण करते समय, यानी कि जब हम कोई साउंड क्रिएट करते हैं स्वरों का, हम स्वर की बात कर रहे हैं ना, कि वर्ण क्या है? हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनि है, और वर्ण दो प्रकार से होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ स्वर की, कि जो हमारे मुख से, यानी कि जब हम कोई साउंड क्रिएट करते हैं वो बिना किसी रुकावट के आसानी से बाहर निकलते हैं, यानी कि जब हम बोलते हैं तो बिना किसी और वर्ण की सहायता लिए बगैर स्वतंत्र रूप से वो इजीली बाहर, यानी कि इजीली हमारा साउंड क्रिएट होता है, उसमें कोई दबाव या प्रेशर नहीं होता है, तब वो कहलाते हैं स्वर। जैसे बोल के देखिए, अ अ इ ई उ उ रि ए ऐ ओ औ, अ अ इ ई उ उ रि ए ऐ ओ औ। बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल इजीली, इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं आई है, यानी कोई परेशानी नहीं आई है। तो ये हमारे स्वर हैं। स्वर उनको कहते हैं जो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी और वर्ण की सहायता के आसानी से हमारे मुख से निकलते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्वर। जैसे मान लीजिए, देखिए मैं आपको पिक्चर के द्वारा बताती हूँ कि ये हमारी गला, मान लीजिए ये हमारा गला है, ठीक है ना। ये जो हमारा मुख से, यानी कि ओंठ से लेके, यानी कि मुंह से लेके यहाँ तक गला, जिसे हम कंठ भी बोलते हैं, जब हम कोई साउंड क्रिएट करते हैं तो गले से लेके ओंठ तक, यानी कि यहाँ से बाहर आने तक उसे 5 हिस्सों से गुजरना होता है। यानी कि हमारे गले के लेके मुंह तक के हिस्से से लेके जब कोई वर्ड निकलेगा, कोई साउंड निकलेगा, तो उसे 5 हिस्सों से गुजरना होता है, और उनमें कोई रुकावट या कोई प्रेशर नहीं होता है, तो वो कहलाते हैं स्वर। देखिए, जैसे इसको हम बोलेंगे कंठ। ये हमारा मान लीजिए कंठ है, यहाँ पे जिसे हम गला भी कह सकते हैं, गला, और इस यहाँ से स्वर तंत्रिकाएं, यानी कि जो हमारा स्वर निकलता है वो कहाँ से निकलता है? गले से निकलता है ना, तो स्वर तंत्रिकाएं, ठीक है ना। ये हमने 3 यहाँ की गले की बात बताई है, ठीक है। उसके ऊपर होता है ताललव, यानी कि यहाँ से जो हिस्सा होगा वो कहलाएगा हमारा ताललव, ठीक है। इसके बाद ऊपर आ जाता है हमारा मूर्धन, मूर्धन, और इसके बाद ऊपर एक और है, वो है दंत, और उसके बाद जो हमारा यहाँ से जो साउंड क्रिएट होता है, यानी कि ये जो साउंड हमारे निकलते हैं वो होते हैं हमारे होस्ट, यानी कि ओंठ, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि 1 2 3 4 5, यानी कि 5 हिस्सों से, यानी कि हमारे गले से लेके ओंठ तक, यानी कि मुख से बाहर निकलने तक उसको 5 हिस्सों से गुजरना होता है। यानी कि 5 हिस्सों के दबाव के, हवा के दबाव के, मतलब हवा के जो प्रेशर होता है उसमें जो कम दबाव पड़ता है उसके बिना, यानी कि बिना किसी प्रेशर के जब वो आसानी से निकलते हैं तब क्या होता है? उसे हम स्वर कहते हैं, जिसमें से ये 5 है: कंठ, तालव, मूर्धन, दंत, होस्ट। तो जब हम आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में, यानी कि वर्णों के बारे में या स्वरों के बारे में, तब आपको बताएंगे कि कौन से वर्ण को कहाँ दबाव पड़ता है, किस स्थान पे दबाव पड़ता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ स्वर की, यानी कि स्वर बोलते समय इनमें, इनसे जहाँ से जब ये गुजरते हैं, यानी कि जब हम बोलते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं पड़ता है, कोई प्रेशर नहीं पड़ता है, ना ही हमें किसी और वर्ण की मदद लेनी पड़ती है। बिना किसी दूसरे वर्ण की हेल्प के ये आसानी से बोले जा सकते हैं, आसानी से साउंड क्रिएट करते हैं, वो कहलाते हैं स्वर, ठीक है। और स्वर कौन कौन से बताए हैं? मैंने 11 स्वर बताए हैं। अ आ इ ई उ रि ए ऐ ओ औ।
कितने हैं टोटल? 2, 4, 6, 8, 10 और 1 11, यानी कि 11 हमारे ये स्वर हैं। ठीक है, तो अब हम इनकी बात करते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक तो हमने एक बात की थी वर्णों की कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कहते किसे, हमने इसकी भी चर्चा कर ली। अब हम बात करेंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं इसकी चर्चा करने से पहले जो हमने आपसे बोला था कि री ऋषि की भी हम चर्चा करेंगे, तो पहले हम री ऋषि की बात कर लेते हैं कि ये री ऋषि जो है वो स्वर है जो केवल संस्कृत भाषा के शब्दों में, यानी कि जो संस्कृत से आए हुए शब्द हैं जिन्हें हम तत्सम शब्द भी बोलते हैं, आगे जाके हम अपनी इस व्याकरण वाली पुस्तक में उन शब्दों को भी पढ़ेंगे, सिर्फ उनमें ही इस्तेमाल होते, उनमें ही यूज होते हैं। और इसकी मात्रा जो होती है वो वर्ण के नीचे, यानी कि वर्ण के पैरों में लगती है। इस तरह से ये देखिए, जैसे मान लीजिए क में म न, जिसमें भी लगाएंगे वो वर्ण के नीचे लगेंगे। ज्यादातर क्या होता है, हमारी जो मात्रा होती है सभी मात्राओं को लगाने का अलग अलग स्थान है। जैसे रा में मात्रा लगाने का अलग स्थान है, री ऋषि की मात्रा लगाने का स्थान है, छोटी ई की मात्रा का, वो हम जब आगे जाके भी मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे तब आपको हम बताएंगे। तो अभी एक बार हम आपको बता रहे हैं कि री ऋषि जो है वो उसकी मात्रा जो है वो वर्णों के नीचे लगती है। ठीक है, और ये संस्कृत के जो शब्द होते हैं जैसे कि मान लीजिए ऋषि है, री ऋषि है, तो इसमें मात्रा ऑलरेडी लगी हुई है री ऋषि में, इसलिए इसमें नहीं लगाते हैं। उसके बाद घृति है, कई लोग इसको गलत बोलते हैं, जैसे गृह है, गृह, तो लोग क्या बोलते हैं इसको, जैसे गृहिकार, इसको गृही बोलना पड़े, इसके में री का उच्चारण होना चाहिए, र का नहीं। जैसे ये लिखा होता है ना ग्रह, तो बच्चे और ज्यादातर टीचर्स भी ये मिस्टेक कर देते हैं कि ग्रहकार बोलते हैं कि ग्रहकार, तो ग्रह तो ये है जो कि एक हमारा नक्षत्र है, जैसे ग्रह बोलते हैं, ग्रह नक्षत्र जो होते हैं वो है, तो ये है ग्रह। इसमें ये भी रा की मात्रा है लेकिन ये ग्रह है, रा है, और ये है री, ये है री, तो इसको हम गृहीकार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गृहीकार, घृति, घृति, घृत, और इसको बोलेंगे री। एक शब्द और है, जैसे ये, इसको लोग बोलते हैं मात्र, तो ये मात्र नहीं है, ये मात्री है, इसको हम मात्री बोलेंगे, यानी कि इसमें री का उच्चारण होता है। यानी किसका उच्चारण होता है? री का होता है। ये री की, ऋषि की मात्रा है जो पैरों में लगती है, इसे हम री की उच्चारण में ऋषि, घृति, घृत, गृह, कार्य और मात्री, इस तरह से ये नहीं बोलेंगे, ये हमारा रॉन्ग है। अगर हम ग्रह बोलते हैं, ग्रह कार्य, ग्रह प्रवेश, तो ये वाला ग्रह होगा जो हमारा नक्षत्र में है, प्लेनेट है। ओके, तो हमें इसको याद रखना है। तो मैंने री ऋषि की भी बात बताई, ये हमारा स्वर है, इसकी मात्रा भी होती है जो व्यंजनों में लगती है, लेकिन ये तत्सम शब्दों में, यानी कि संस्कृत के शब्दों में यूज होते हैं जो हमारी हिंदी भाषा में संस्कृत से आए हुए हैं। ठीक है।